प्रिय विद्यार्थी, आज के ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट के क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पर चर्चा किया जाएगा। इसके पहले यह कुछ मुख्य बात सामने मैं रख दूं कि देखिए, डीएनए से आरएनए के बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के एक ही स्ट्रैंड पे होता है जिसे मदर टेम्पलेट कहते हैं, और जो अपोजिट वाला स्ट्रैंड होता है, जो दूसरा वाला स्ट्रैंड होता है, उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि डीएनए में जो दो स्ट्रैंड होते हैं, एक कोडिंग स्ट्रैंड और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड पर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। मैसेंजर आरएनए ही नहीं, फॉर दैट मैटर ऑल दी आरएनए, हर आरएनए का सिंथेसिस डीएनए से ही होता है, और इसी क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक लाइन में सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स की भी बात कर ली जाए। देखिए, सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स कहता है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, यह ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और फिर उसका जो मान लीजिए मैसेंजर आरएनए बना, तो उसमें जो कोडान रहेंगे, उस कोडान के अनुरूप वह मैसेज लेके जाता है डीएनए से राइबोसोमल प्लेटफार्म पे, और उसके बाद उस मैसेज के अनुरूप ही एमिनो एसिड की श्रृंखला बनाता है। तो इस प्रकार से यह क्रिया ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, इसी को सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इसमें हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पे विचार कर रहे हैं। The process of synthesis of RNA by copying the template strand of DNA is called transcription। देखिए, यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जोर दिया गया है। आप भी ध्यान रखेंगे कि एक टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड के से बनता है आरएनए। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इंटायर जीनोम इज कॉपीड, बट इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली द सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ जीनोम इज कॉपीड। देखिए, जब रेप्लिकेशन होता है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें डीएनए से डीएनए बनता है जो सेमी कंजर्वेटिव होता है, और उस प्रक्रिया में एक किनारे से शुरू होकर वह तब तक आगे बढ़ता है जब तक कि दूसरे किनारे तक नहीं पहुंचता है, और एक डीएनए स्ट्रैंड से दो डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण हो जाता है। रेप्लिकेशन उसे कहते हैं। तो इसमें तो इंटायर जीनोम का कॉपिंग का काम हुआ, पर जो आरएनए का निर्माण होता है डीएनए से, वह सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ जीनोम में होता है, सेलेक्टेड पैचेज में होता है। अब वो सेलेक्टेड पैच को आप ऐसे समझिए कि शरीर के हर स्थान पर हर जीन नहीं एक्टिव होते हैं। इंसुलिन का जीन कहाँ एक्टिव होगा? बीटा आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स में एक्टिव होगा। तो वहाँ पर उसके मैसेंजर आरएनए ढेर सारी मात्रा में बनेंगे, तो वही जीन, वो जीन वहाँ पर विशेष जोर दे के ट्रांसक्राइब होता रहता है। अच्छा, अब मान लीजिए आँख का हिस्सा है कोई, तो वहाँ पर भी सारे जीन तो वही उपस्थित हैं जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में थे, सभी जीन सभी सेल में, वेजिटेटिव सेल में। तो वो सभी एक्टिव नहीं होते हैं, वो ज़रूरत के हिसाब से एक्टिव होते हैं। इस वजह से पूरा जीनोम एक किनारे से दूसरे किनारे तक नहीं ट्रांसक्राइब होता है। इसमें जब जब जिसका ज़रूरत होता है, सेलेक्टेड पैचेज में ट्रांसक्रिप्शन का काम होता है। तो ये थोड़ा रेप्लिकेशन से अलग था, इसलिए एम्फेसाइज कर दिया।
The enzyme involved in transcription is RNA polymerase. ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे आरएनए पॉलीमरेज कहा जाता है. Unlike DNA polymerase, it can initiate transcription by itself. It does not require primase. आरएनए वहाँ पर रेप्लिकेशन में आप देखे थे कि एक प्राइमर आरएनए का निर्माण होता था, उसके लिए प्राइमोजोम की ज़रूरत पड़ती थी या आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत पड़ती थी, और डीएनए से डीएनए बनाने का काम डीएनए पॉलीमरेज करता है. पर यहाँ के केस में इस तरह की कोई बात नहीं है. आरएनए पॉलीमरेज जो है यह अपने आप में ही सफिशिएंट है ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया करने के लिए. तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है. मोर एग्जैक्टली इट इज़ ए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. अब देखिए इस आरएनए पॉलीमरेज का नाम बदल दिया गया इस एक्टिविटी एक्शन को इंक्लूड करने के लिए, कि नाम क्या कर दिए कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, माने डीएनए से ही आरएनए का निर्माण करेगा, तो यह डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो गया. देखिए यहाँ ट्रांसक्रिप्शन में एक छोटे में कई चीज़ों को दिखाया गया है कि एक्टिव साइट कहाँ है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, कोडिंग स्ट्रैंड कौन है और टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन है. अब ये लिखित रूप में यहाँ आप देख लें कि एक स्ट्रैंड डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड है और दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है. अच्छा, नॉसेंट आरएनए बनते हुए जा रहा है. जैसे जैसे एंजाइम आगे बढ़ रहा है तो उसकी एक्टिव साइट में आरएनए पॉलीमरेज को एक एक्टिव साइट में एक गोले में गोला बना के वो दिखाने का प्रयास किया गया है. तो वहाँ तक ये नॉसेंट आरएनए का हिस्सा जा रहा है. मतलब वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा आरएनए ट्रांसक्राइब करता हुआ बढ़ता जाएगा. और इनका डायरेक्शन 3' to 5' है, पर जो बन रहा है वो 5' 3' है. ठीक. उसी चीज़ को यहाँ भी देखिए. टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड, आरएनए पॉलीमरेज, मूवमेंट का डायरेक्शन दिखाया जा रहा है और मूवमेंट का डायरेक्शन दिखाया जा रहा है और अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए होते जा रहा है, ये भी दिखाया जा रहा है. और बताया गया है कि न्यूक्लियोटाइड एडेड टू 3' एंड ऑफ द आरएनए. अच्छा, एक छोटा सा जो हिस्सा है उसे ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड रीजन कह रहे हैं, जहाँ से डीएनए से आरएनए बन रहा है. अभी वह प्रक्रिया में है तो वो जुड़ा हुआ है, तो वह हो गया आरएनए डीएनए हाइब्रिड रीजन. अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन एक बड़ी प्रक्रिया है और इसमें अनेक भाग से मिल के बना होता है. तो बताया गया कि ये 3 मेजर स्टेप्स हैं इसके. पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन और तब तीसरा है टर्मिनेशन. इनिशिएशन के 2 स्वरूप बताए गए. इसमें पहले क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, फिर ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, और फिर टर्शियरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन. तो ये इनिशिएशन को 3 सब हेड में देखेंगे: क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और टर्शियरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. अच्छा, दूसरा इसका स्टेप है इलोंगेशन और तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन. यह टर्मिनेशन 2 प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं. एक तो रो डिपेंडेंट होगा और दूसरा रो इंडिपेंडेंट. Initiation. The transcription is initiated by RNA polymerase holoenzyme from a specific point called promoter sequence.
कहाँ से इनिशिएट होता है? तो प्रोमोटर सीक्वेंस होता है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम जाएगा। बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज इज द प्रिंसिपल एंजाइम इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन। माने प्रोकैरियोटिक में चूंकि हम लोग को पढ़ना है इसलिए इसका इंडिकेशन दिया गया बैक्टीरिया में। और तब आप देखेंगे कि मुख्य एंजाइम जो इन्वॉल्व होगा बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में वह आरएनए पॉलीमरेज है जो ट्रांसक्रिप्शन का कार्य करेगा। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इज फाउंड इन बैक्टीरिया which is called core polymerase and consists of alpha, beta beta and W subunit, और इनके साथ एक लूजली अटैच सिग्मा फैक्टर भी अटैच होता होगा। तो ये पॉलीमरेज जो कि होलो एंजाइम है वो इतने कंपोनेंट से मिलके बने हैं। The core enzyme bind to a specific sequence of the template DNA strand called promoter। अब यह कोर एंजाइम कहाँ डीएनए पे बाउंड होगा? तो कोई भी जीन जो होता है उसके डाउन स्ट्रीम में एक प्रोमोटर रीजन होता है और उस प्रोमोटर रीजन पे एक प्रोमोटर रीजन होता है। मतलब देखिए ओपेरान कंसेप्ट अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे तब जानेंगे कि स्ट्रक्चरल जीन होता है जिसकी ट्रांसक्राइब किया जाता है और उसके बाएं तरफ अप हीलिंग में आप देखेंगे कि उसमें प्रोमोटर, रेगुलेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर और तब स्ट्रक्चरल, और ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करते हैं इसलिए ऑपरान कहा जाता है, एक क्लस्टर ऑफ जीन। तो प्रोमोटर ऑपरेटर, रेगुलेटर प्रोमोटर ऑपरेटर आरपीओ, ये जो हैं रेगुलेटरी पार्ट हैं उसके, और उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल जीन जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअल करना है। तो अब हम लोग जाने कि प्रोमोटर क्या चीज़ होता होगा डीएनए पर। हर जीन के साथ ये एसोसिएटेड रेगुलेटरी पार्ट होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड करेगा? तो यह कोर एंजाइम बाइंड टू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑन टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड कॉल्ड प्रमोटर। द बाइंडिंग ऑफ कोर पॉलीमरेज टू प्रमोटर इज फैसिलिटेटेड एंड स्पेसिफाइड बाय सिग्मा फैक्टर। यह एक दूसरा एक पार्टिकल है जो कि पॉलीमरेज का जो कोर पार्टिकल है वो वहाँ पर प्रोमोटर पे बाइंड करेगा तो उसको फैसिलिटेट करने का काम सिग्मा फैक्टर एक्चुअली करता है और इसका कुछ नाम रख दिया गया है, ये सिग्मा 70 इन केस ऑफ ई कोलाई। अब देखिए ये प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम जो है उसका यह संरचना दिया गया है, अल्फा, बीटा, बीटा डैश और सिग्मा, और इनके मॉलिक्यूलर साइज दिए गए हैं 35 kD, 151 kD, 155 kD और 70 kD। और इनके मॉलिक्यूल कितना है? तो एक के 2 मॉलिक्यूल यहाँ रखे गए हैं अल्फा के और बाकी के एक एक मॉलिक्यूल हैं। अब फंक्शन क्या है? तो चेन इनिशिएशन एंड इंटरएक्शन विथ रेगुलेटरी प्रोटीन, यह काम करता है सिग्मा, यह काम करता है सिग्मा। सिग्मा ऊपर में है पर उसका एरो नीचे आया है तो इनको इसी हिसाब से पढ़िएगा, ध्यान दीजिए। सिग्मा जहाँ बना हुआ है उसका लाइन तो ये है तो ऊपर में, पर उसका लाइन एरो खींच के नीचे आया है 70 kD का, और ये प्रोमोटर रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। ठीक है। अल्फा क्या काम करता है जो ऊपर में है? वह चेन इनिशिएशन एंड इंटरेक्शन विथ रेगुलेटरी प्रोटीन का काम करता है, और बीटा चेन इनिशिएशन एंड इलोंगेशन का काम करता है, और बीटा डैश डीएनए बाइंडिंग का काम करता है। ये सब के काम अलग अलग हैं। The core polymerase
with sigma factor is called holo enzyme. जब सिग्मा फैक्टर भी मिल जाएगा उसमें तब ये होलो एंजाइम बना, उसके पहले कोर पार्टिकल था, कोर पॉलीमरेज था, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम. इन केस ऑफ होलो माने कुछ नहीं, पूर्णता उसको प्राप्त हुई उसके साथ. इन केस ऑफ ई कोलाई प्रोमोटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंजर्व्ड सीक्वेंस 5' TTGA CA 3' एट 35 एलिमेंट. माने जो प्रोमोटर का हिस्सा है -35 बेस पर जब चले जाइएगा, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है उससे लेफ्ट साइड में -35 के पास जाइए तो 5 बेस का ये कंजर्व्ड सीक्वेंस रहता है. और -10 पर जब आप जाते हैं तो TAT 5' 3' ये रहता है 10. तो ये 2 स्थान को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है. दीज सीक्वेंस आर अप स्ट्रीम टू द साइट फ्रॉम विच ट्रांसक्रिप्शन बिगिन. मतलब बाएं और दाएं समझना आसान है. तो कोई डीएनए स्ट्रैंड बना रहे हैं तो जहाँ स्ट्रक्चरल जीन है उसके बाएं तरफ जो हिस्सा है वो रेगुलेटरी का है और उसी में एक पार्ट प्रोमोटर है. तो बाएं तरफ -35 और -10 पर ये सीक्वेंस पाए जाते हैं. ये दोनों कंजर्व्ड सीक्वेंस हैं. बाइंडिंग ऑफ होलो एंजाइम टू 2 कंजर्व सीक्वेंस ऑफ प्रोमोटर फॉर्म ए क्लोज कॉम्प्लेक्स. अब जब यहाँ पर यह बाइंड करेगा, ये स्पेसिफिक कंजर्व सीक्वेंस वाला प्लेस है प्रोमोटर पर, यहाँ पर जब यह बाइंड करेगा तो निर्माण होगा क्लोज कॉम्प्लेक्स का. इन सम बैक्टीरिया द एल्टर्ड प्रोमोटर में एग्जिस्ट which contain UP element and some may contain extended 10 element rather than 35 element. तो ये थोड़ा सा वेरिएशन दिखाया गया है जिसमें ये कह रहे हैं कि किसी के प्रमोटर में यूपी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और किसी में 35 वाला पार्ट ना होके -10 एलिमेंट एक्सटेंडेड फॉर्म में रहता है. तो ये थोड़ा वेरिएशन है, वो दिखाना है. पर मुद्दे की बात ये है कि प्रोमोटर के इस रीजन में होलो एंजाइम जाके बाइंड करेगा पहले इनिशिएशन के लिए. अब देखिए ये प्रोमोटर रीजन को यहाँ पर दिखाया गया है और उसमें आप अब यहाँ पे गौर करिएगा कि 2 पार्ट ये दिखा रहे हैं. एक तो -10 पे TAT और -35 पे TTGA. तो ये 2 स्थान जो अभी हम लोग मौखिक देखे थे वो जाने आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस स्थान पर बाइंड करता है. और बाइंड करने में आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम का देखिए बड़ा गोला है और अलग कलर का, और फिर एक छोटा गोला है जो प्रमोटर के रीजन दिखाए जा रहे हैं. और फिर जो है सिग्मा फैक्टर लिखा हुआ है पॉलीमरेज के ऊपर. तो ये यहाँ से सिग्मा फैक्टर द्वारा यह बाइंड होता है और ये बाएं तरफ है. अब देखिए चित्र आया तो बाएं दाएं हो गया ना. इसको अपस्ट्रीम कहते हैं बाएं तरफ, और दाहिने तरफ डाउन स्ट्रीम कहेंगे. दाहिने तरफ स्ट्रक्चरल जीन होगा और बाएं तरफ जो अप स्ट्रीम है उसमें रेगुलेटरी जीन अनेक रहेंगे, रेगुलेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर, और उसमें प्रोमोटर का ये हिस्सा है -10 और -35 पे. तो यहाँ पर पॉलीमरेज बाइंड करता है. अच्छा, अब ये जो सिग्मा 70 की बात करी गई है ई कोलाई में पाया जाएगा, ई कोलाई का सिग्मा फैक्टर है. तो इसके 4 रीजन बताए गए हैं. रीजन 1 इट इंक्लूड्स 1.2 and 1.1 region. Region 1.1 acts as molecular mimic of DNA. Or region 2 it recognizes -10 element in promoter. Alpha helix recognizes -10 element. Region 3 it recognizes extended -10 element. और रीजन 4 इट रिकॉग्नाइजेज -35 एलिमेंट इन प्रोमोटर बाई ए स्ट्रक्चर कॉल्ड हेलिक्स टर्न हेलिक्स. तो हम लोगों ने देखा कि सिग्मा फैक्टर के भी
इस प्रकार से 4 रीजन कहे गए और -10 एक्सटेंडेड और -35 पर ज्वाइन करने के लिए स्पेसिफिक बने हैं। और इनमें से एक जो है वह एक्ट्स एज मॉलिक्यूलर मिमिक ऑफ डीएनए। तो ये 4 रीजन इस प्रकार से बने हैं। The UP element is recognized by carboxyl terminal domain of alpha subunit called alpha CTD, carboxyl terminal domain, which is connected to alpha NTD, amino terminal domain by flexible linker। ये वेरिएशन जो है वो दिखाया जा रहा है। इसे आप हटा के भी डायरेक्ट लाइन पे चल सकते हैं कि -10 एक्सटेंडेड 10 -35 प्रोमोटर के रीजन पर जाके सिग्मा फैक्टर को ज्वाइन करना है अपने डिफरेंट रीजन के द्वारा। अच्छा, अब क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स क्या है? बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम टू द प्रोमोटर सीक्वेंस फॉर्म ए क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। जब आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम प्रोमोटर सीक्वेंस से बंधेगा तो ये क्या होगा? क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। और ओपन कॉम्प्लेक्स क्या है? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम सेपरेट्स 10 to 14 base extending from -1 to +3 called melting, so that open complex is formed. This changing from closed complex to open complex is called isomerization। तो पहले तो बाइंड किया तो क्लोज कॉम्प्लेक्स बनाया और उसके बाद मेल्टिंग की क्रिया होगी जिसमें एक्चुअली आइसोमेराइजेशन होता है और तब इसे आप क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स कहेंगे। देखिए यहाँ पर चित्र में इन बातों को समझाने का प्रयास किया गया है। आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एरो मार्क से किधर है? डीएनए डबल हेलिक्स कहाँ है? क्लैंप राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट अपटेक चैनल। तो यहाँ पे अपटेक के लिए चैनल बना है। ये पॉलीमरेज का एक्टिव साइट शो किया जा रहा है। शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए आरएनए हेलिक्स, यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि जहाँ पर ट्रांसक्राइब हो रहा है उस जगह फॉर ब्रीफ पीरियड और एंड फॉर ए स्मॉल प्लेस वो कंबाइंड स्टेट में है बनते हुए। तो वह शॉर्ट रीजन ऑफ हाइब्रिड डीएनए आरएनए हेलिक्स है। और जो बाएं तरफ उसका किनारा है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है। टर्शियरी कॉम्प्लेक्स, आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट सिंथेसाइजिंग न्यूक्लियोटाइड, इट डज नॉट रिक्वायर द हेल्प ऑफ प्राइमेज। अब देखिए यहाँ पर प्राइमेज की ज़रूरत नहीं होती है कहा जा रहा है। इफ द एंजाइम सिंथेसाइज शॉर्ट आरएनए मॉलिक्यूल of less than 10 bp, it does not further elongates, which is called abortive initiation। अब देखिए यह प्रक्रिया भी चला और 10 बेस तक ही हुआ। तो ये एक्चुअली एक प्रिसीजन मैकेनिज्म है। जैसे कोई काम करना है, हथौड़े से मान लीजिए कि आपको उंगली में कांटी पकड़ के मारना है, तो पहले आप क्या करते हैं? पहले ही उठा के भर ताकत हथौड़ा नहीं मार देते हैं। पहले उस कांटी को दीवार के जगह पे रखते हैं, एक उंगली से पकड़ेंगे और उसके बाद हथौड़ा को 1-2 बार उसके पीठ पे, उसके बैक वाले हिस्से पे उसको टच कराते हुए एक निशान बनाते हैं और तब फिर मारते हैं खींच के। तो वह प्रिसीजन मैकेनिज्म था। ये हथौड़ा से कांटी ठोकने के बात को आपको समझ में आया होगा डे टू डे अनुभव से। अब देखिए यहाँ पर भी जो कार्य होता है, वह प्रक्रिया जब शुरू होता है तो वह सही जा रहा है कि नहीं, तो अनेक बार वह इनिशिएशन करके थोड़ा सा हिस्सा 10 बेस पे फिर उसे छोड़ दिया जाता है, फिर से री प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। तो इसके कहने का मतलब भाई जैसे फ्लिप फ्लॉप एक्शन होता हो वैसे इनिशिएशन शुरू होकर एबॉर्ट भी कर जाएगा और फिर से उस प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा। और इसके द्वारा नेचर ने एक्सट्रीम प्रिसीजन का उपाय किया है। अब प्रिसीजन माने क्या होता है भाई? तो एकदम 100% एक्यूरेसी के लिए ये व्यवस्था किया जाता है, ये समझिए। दिस इज बिकॉज सिग्मा
3.2 acting as mimic of RNA and it lies at middle of RNA exit channel in the open complex. When the RNA polymerase manages to synthesize RNA more than 10 BP long, it ejects the sigma 3.2 region and RNA further elongates and exit from RNA exit channel. This is the formation of tertiary complex. तब इसे कहा जाता है टर्शियरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। Elongation. After synthesis of RNA more than 10 BP long, the sigma factor is ejected. अब वो हट गया and the enzyme move along 5-3- direction continuously synthesizing the RNA. The synthesized RNA exit from RNA exit channel. The synthesized RNA is proofreads by hydrolytic editing. For this, polymerase backtrack by one or more nucleotide and cleave the RNA, removing the error and synthesize the correct one. ठीक है ना। तो ये एडिटिंग का, हाइड्रोलाइटिंग एडिटिंग का भी काम किया जाता है यदि गलत बेस ज्वाइन हो गया है तो। एंड रिमूविंग RNA, रिमूविंग द एरर एंड सिंथेसाइज द करेक्ट वन। द GRE फैक्टर इन्हांसेज दिस प्रूफ रीडिंग प्रोसेस। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रूफ रीडिंग। पायरोफॉस्फोलाइटिक एडिटिंग, pyrophospholytic editing another mechanism of removing altered nucleotide। तो अभी तो एक रास्ता ऊपर में बताया गया, ठीक है ना, कि क्लीव करता है और फिर रीसिंथेसाइज करता है एरर को, और दूसरा एक रास्ता बता रहे हैं कि पायरोफॉस्फोलाइटिक एडिटिंग इज अनदर मैकेनिज्म ऑफ रिमूविंग एल्टर्ड न्यूक्लियोटाइड। अच्छा ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आया कि यह प्रक्रिया अब इलोंगेशन का शुरू हो गया, अब वो अंत तक जाएगा। तो टर्मिनेशन कहाँ पर और कैसे होगा, क्योंकि ये पूरा रेप्लिकेशन माफिक तो होना ही नहीं है, ये तो वो पर्टिकुलर जीन है उसी के हिस्से में होना है, तो पैचेज में होगा। तो देयर आर 2 मैकेनिज्म ऑफ टर्मिनेशन। अब देखिए टर्मिनेशन होगा कैसे। तो 2 रास्ता शुरू में बताया गया था कि एक रो इंडिपेंडेंट होता है टर्मिनेशन और दूसरा रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है। तो रो इंडिपेंडेंट जो टर्मिनेशन है, इन दिस मैकेनिज्म ट्रांसक्रिप्शन इज टर्मिनेटेड ड्यू टू ए स्पेसिफिक सीक्वेंस इन टर्मिनेटर DNA। अब जो DNA है उसी में ऐसा सीक्वेंस रहता है जिसकी वजह से टर्मिनेशन का काम परफॉर्म हो जाता है। The terminator DNA contain invert repeat which causes complementary pairing of transcript RNA to form hairpin structure या hairpin loop। अब देखिए ये कह रहे हैं कि जो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होगा उसके लिए DNA के अंदर ही एक स्थान पर हर स्ट्रक्चरल जीन के अंत में एक टर्मिनेटर DNA सीक्वेंस रहेगा। और उस सीक्वेंस की क्या खासियत है भाई, तो वो कंटेन करता है इन्वर्ट रिपीट। तो उससे होता क्या है कि कंप्लीमेंट्री पेयरिंग एज ट्रांसक्रिप्ट RNA फॉर्म हेयरपिन स्ट्रक्चर, वो वहाँ पर एक हेयरपिन लूप का निर्माण हो जाता है। दिस इन्वर्ट रिपीट इज फॉलोड बाई ए लार्जर नंबर ऑफ लगभग 8 बेस पेयर का ऑन टेम्पलेट DNA। The uracil appear in RNA. The load of hairpin structure is not tolerated by AU base pair. So the RNA gets separated from RNA DNA heteroduplex. तो ये क्रिया है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन का। DNA के अंदर ही टर्मिनेटर DNA होगा
और वो एक लूप का, हेयर पिन लूप का निर्माण कर देगा इन्वर्ट रिपीट के द्वारा, और इस प्रकार से प्रक्रिया वहाँ पर स्टॉप हो जाती है। अब देखिए, ये चित्र के द्वारा ये समझाया गया है कि ये हेयर पिन लूप का निर्माण हो रहा है। अब आप देखिए, आपका ध्यान कहाँ पर जाएगा? हेयर पिन लूप तो बाद में देखिएगा, पहले देखिए डीएनए का हिस्सा, और डीएनए के हिस्से पे तब वहाँ महसूस कीजिए कि कैसे टर्मिनेटर डीएनए, वहाँ पर डीएनए का एक पार्ट जो शो किया, जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, वहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जहाँ पॉली यू साइट लिखा हुआ है, उसके ऊपर का हिस्सा डीएनए है, और ये एक हेयर पिन लूप का निर्माण किया गया है जीसी रिच एरिया में बाइंड करके। तो इस प्रकार से ये रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन का कार्य होता है। अब रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कैसे होगा? अब रो एक अलग से फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। रो डिपेंडेंट, इन दिस मैकेनिज्म ट्रांसक्रिप्शन इज टर्मिनेटेड बाई ए स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड रो प्रोटीन। अब डीएनए में इनबिल्ट वो व्यवस्था नहीं है हेयर पिन बनाने के लिए, तो यहाँ पर एक रो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। इट इज रिंग शेप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग एटीपेज प्रोटीन। अब जो रो प्रोटीन है वो क्या है? तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग एटीपेज प्रोटीन, एक ऐसा एटीपेज प्रोटीन है जो सिंगल स्ट्रैंड से जाके बाइंड कर जाता है। द रो प्रोटीन बाइंड द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज इट एग्जिट फ्रॉम पॉलीमरेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंड हाइड्रोलाइज द आरएनए फ्रॉम एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब लीजिए, एक प्रोटीन है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग, जिसे रो प्रोटीन कहते हैं। अब यह जहाँ डुप्लेक्स होता है उसके बगल के आरएनए के हाइब्रिड रहता है, डीएनए हाइब्रिड डुप्लेक्स, डीएनए पे आरएनए बन रहा है, तो एक छोटा हिस्सा जो है वो हाइब्रिड होता है, मतलब डीएनए का एक स्ट्रैंड और उस पर बना हुआ आरएनए का थोड़ा सा हिस्सा। तो यह जो डुप्लेक्स वाला हिस्सा है उसके बगल में रो प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग है, आरएनए पर जाके बाइंड कर जाएगा और वहाँ हाइड्रोलाइसिस का कार्य कर देगा, जिससे जो पीछे बना हुआ आरएनए है वो हाइड्रोलाइज्ड होकर वहाँ से टूट के अलग हो जाएगा। द रो प्रोटीन डज नॉट बाइंड टू दोज आरएनए हुज प्रोटीन इज बीइंग ट्रांसलेटेड, रादर इट बाइंड टू आरएनए आफ्टर ट्रांसलेशन। In bacteria, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर साइमुलटेनियसली। और देखिए, यह भी एक विशिष्ट बात बताया जा रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बैक्टीरिया में साइमुलटेनियसली होते रहता है। So that the Rho protein bind to RNA after translation has completed, but transcription is still on. ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया न रुकी, पर जो ट्रांसक्रिप्शन हो गया है रो प्रोटीन बाइंड द आरएनए आफ्टर देखिए, यहाँ ट्रांसलेशन गलत से आ गया है, वहाँ ट्रांसक्रिप्शन शब्द है, उसे करेक्ट करके तब आप लोग पढ़िएगा। बाइंड एन आरएनए आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन हैज कंप्लीटेड बट ट्रांसक्रिप्शन इज स्टिल ऑन, माने वह पार्ट पर जिस पर कि ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया है उस समय में, जबकि ट्रांसक्रिप्शन अभी भी आगे की ओर बढ़ रहा है। देखिए, ट्रांसलेशन बहुत दूर की बात है, इसलिए वहाँ ट्रांसलेशन नहीं रहना चाहिए, पर एक बार आप लोग अपने बुक से भी देख के कंफर्म कर लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। अब ये रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन है और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि प्रक्रिया देखिए कंटिन्यू भी ट्रांसक्रिप्शन का करेगा, पर जितने हिस्से में ट्रांसक्रिप्शन का कार्य हो गया है वहाँ सिंगल स्ट्रैंडेड पर रो प्रोटीन बाइंड कर रहा है और उसे हाइड्रोलाइज करके निकाल दे रहा है, जबकि बाकी वाला काम ट्रांसक्रिप्शन का आगे कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन
का जानकारी लिया। और यह भी बता दें कि देखिए 5 तारीख का जो छूटा हुआ था वह भी आपका आज लेंगे, तो आज तो हमारा 2 पीरियड वैसे हो जाएगा और 2 और भी हो जाएगा 5 तारीख का, वो भी 2 वाला है। तो अब देखिए कितना करने का कोशिश कर रहे हैं। वीडियो मेकिंग एंड अपलोडिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यह आज वाला है। अच्छा, आप लोग से यह भी आग्रह है कि आप लोग एडमिशन लेने की राह पर आगे बढ़ें, जिसकी सूचना आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी गई है 1 रोज़ पहले ही। और यह भी है कि आप लोग से व्यक्तिगत आग्रह है कि आप लोग को एडमिशन ले लेना चाहिए। कोरोना काल है और महाविद्यालय आप लोग के एडमिशन से मिले पैसे पर ही चलता है, सरकार से कोई मतलब नहीं है, तो शिक्षक भी प्रभावित हो रहे हैं। तो आप लोग एडमिशन ले लीजिए। वैसे भी फॉर्म भरने के समय एडमिशन हो ही जाता था, तो थोड़ा पहले लेने का प्रयास करें, अच्छे व्यक्ति बने। धन्यवाद।